अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 93 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। एग्जाम्पल 7 कल आपको कही थी आपने करनी है। एग्जाम्पल 7 में क्या था जी, आपके टैक्स सिस्टम में बहुत चेंजेस आ गई। अब इतनी चेंजेस आई हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने जो अकाउंट्स पर्सनल हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करें। मिसाल, ये मिसाल के अंदर कहा गया, ठीक है। तो उसके लिए आपने चेयरमैन एफबीआर को ही हायर कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि जी ठीक है, आप 50 लाख रुपए आपसे लूँगा और आपके सारे एम्प्लॉयज़ को मैं प्रॉपर ट्रेन कर दूँगा। अब ईयर एंड से पहले हमारा आपस में जो है वो ये मतलब हमारी जो है वो हो चुकी है आपस में डील, लेकिन ईयर एंड तक कोई रीट्रेनिंग हुई नहीं, कोई रीट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई। तो क्या करें, रीट्रेनिंग की प्रोविजन को बुक कर सकते हैं। अगेन वही वाला असूल, क्या, हाँ, अगर आज बिज़नेस बंद कर दें तो उसको पैसे देकर बिज़नेस बंद नहीं करेंगे, बस ट्रेनिंग नहीं हुई तो फिर प्रोविजन नहीं है। तो स्टाफ रीट्रेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इनकम टैक्स सिस्टम, कहते हैं जी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस इन इनकम टैक्स सिस्टम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, जिसके अंदर अच्छे खासे मसले अब आने लगे हैं, ठीक है। तो एंटी इन फाइनेंशियल सेक्टर will need to retrain a large proportion of its admin and sales workforce in order to ensure continued compliance with financial services regulations. At, at the end of reporting period, no retraining of staff has taken place. तो इरादा है रिट्रेनिंग का, जब रिट्रेनिंग करा लेंगे तो फिर बेशक अगर करा ली होती रिट्रेनिंग तो फिर तो आप एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे होते, ठीक है। पास्ट इवेंट क्या है, रिट्रेनिंग का हो जाना, क्या वो हो चुका है? वो नहीं हुआ। तो वो कहता है देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, नो ट्रेनिंग हैज़ टेकन प्लेस, देयरफॉर नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। तो मसला, अच्छा जी, आखिर में रिफर्बिशमेंट कॉस्ट की तरफ आते हैं। ये एक थर्मस है, ये एक थर्मस है, ठीक है जी, और इस थर्मस के ऊपर ढक्कन भी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस थर्मस के अंदर साइड पर एक सिल्वर कलर की कोटिंग हुई होती है, शीशा लगा होता है, ठीक है। अब थर्मस तो माशाल्लाह से आपकी वालदा के जहेज़ की चल रही है अभी तक, लेकिन शीशा तो कई बार इसमें चेंज हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही फर्नेस, ये ईंटों की जो भट्टी होती है, इसके बारे में, फर्नेस के बारे में एग्जाम्पल बनी हुई है कि एक फर्नेस है जिसकी एक लाइनिंग है, लाइनिंग जो इसके अंदर ये लेयर लगी हुई है, तो इसकी अपनी इस थर्मस की लाइफ 25 साल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ये लाइनिंग लगी हुई है, इस लाइनिंग की लाइफ है 5 साल। हर 5 साल बाद आपको ये लाइनिंग तब्दील करवानी ही पड़ती है, ये पुरानी हो जाती है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि 3 साल गुजर चुके हैं, फर्नेस को हर 5 साल बाद, जैसे ओवरहॉलिंग भी होती थी, आप करवाते थे कुछ, ऐसे ही है जी, ठीक है। कि ये फ्यूचर की कॉस्ट है, क्या है ये बताता हूँ बाद में, फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। वहाँ से जाकर भी पढ़ना है, वो तो ओपन कर लें यार सच्ची, वो वाला IAS 37 जो हमने किसी और दिन किया था यहाँ पर अपलोड, उसकी वजह थी शायद हमने यहाँ पर वो सवाल किए थे, मुझे लगता है वो भी हमने हाईलाइट किए ही होंगे, अगर नहीं किए तो फिर पता नहीं कहाँ पे वो सवाल किए थे, शायद आपको मैंने वो पेजेस दे दिए थे, ये यहाँ कहीं पे ये कुछ सवालात, हाँ ये सुभान अल्लाह। तो ये जो हमने वो ईद के दिनों में क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने इसके कुछ पास पेपर्स भी गालिबन किए थे, वो पास पेपर्स भी उम्मीद तो बड़ी है उन पर भी गंद पड़ा होना है। तो खैर इस वक्त तो मेरा मकसद, हाँ ये देखें, ये फ़राद वाला सवाल हमने किया था, एक आधा और भी होना चाहिए था, खैर चले, अब फ़िलहाल तो नज़र में नहीं आया, जो रह गए हैं वो अब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो मैं आपको ये है आतिफ अनवर, ये भी किया था हमने, ये सारे वो सवाल हैं। असल में ये उस वक्त IAS 37 किया था ना, फिर नया वाला भी मैंने गलती से वही
नए वाली फाइल डाल दी और उस पर काम शुरू कर दी, तो ये यहाँ से उठा के ले जाएंगे। एनीवेज फिलहाल तो इससे फ़ायदा ये चल रहा है हमें कि यहाँ पे हम हाउ टू टैकल वाला, हाउ टू राइट डाउन वाला ओपन कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारा दूसरा हैंड आउट चलता रहता है। तो ये फ्यूचर रिपेयर्स में 11A और 11B कर रहे हैं इस वक्त, ये इस फ्यूचर रिपेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्नेस हैज़ अ लाइनिंग, अ फर्नेस हैज़ अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years, ठीक है जी, फॉर टेक्निकल रीजंस। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड लाइनिंग हैज़ बीन इन यूज़ फॉर 3 years। अब 2 साल रहते हैं अभी, तो क्या करें, ईयर एंड पे लाइनिंग की प्रोविजन बुक कर लें। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, लाइनिंग का चेंज होना, वो अभी चेंज नहीं हुई। फ्यूचर की रिपेयर को आप आज प्रोविजन के तौर पे बुक नहीं कर सकते, जब फ्यूचर में रिपेयर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसके आगे लिखें बिकॉज नो पास्ट इवेंट, बिकॉज ये जो फिर याद करना होगा ना इसमें बता दूंगा, नो पास्ट इवेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट, दो बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जांपल्स थी, एक वो स्मोक फिल्टर वाली, अच्छा समझाया था उसने, और एक ये लाइनिंग वाली, ठीक है। बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज़ अकर्ड, ठीक है जी। पता नहीं अकर्ड की स्पेलिंग सही है कि नहीं। अच्छा, तो ये जनाब आपने यहाँ पर क्यों कर लिया ये कि पास्ट इवेंट ही नहीं हुआ। पास्ट इवेंट क्या होता, लाइनिंग हो जाती। अब अगली बात याद करने वाली दूसरी बात क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। नो ऑब्लिगेशन, क्योंकि नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द लाइनिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट पे रोको इसको बस, एग्जिस्ट बस, इसके अलावा इंस्टेड अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड, प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करते, डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग होती रहेगी ओवर 5 years, द रीलाइनिंग कॉस्ट देन अकर्ड आर कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रीशिएटेड, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये सब मैंने बीच में से काट दिया है, ठीक है, ये सब गया। अब ये जुमला याद करने वाला मैंने निकाल लिया आपके लिए यहाँ से, ठीक है। ये आसान कर लिया ना, मुश्किल वाली अंग्रेजी लिखी हुई थी। देन कैपिटलाइज, देन इनकर्ड आर कैपिटलाइज एंड डेप्रीशिएटेड, ये जैसे आप किया करते थे ओवरऑलिंग के साथ, कि ओवरऑलिंग की कॉस्ट जब इनकर हो गई तो उसको फिर ओवरऑलिंग की जो लाइफ होती थी, जैसे हर 5 साल बाद आपने उसको ओवरऑल करना है, तो हर 5 साल बाद आपने नई कॉस्ट जब ऐड करनी है तो उसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करते रहना है, और जब वो ख़त्म हो जाना तो उसको डी-रिकग्नाइज करके नई वाली को, तो यही वाली कहानी यहाँ पर बन गई। तो ये याद करने वाली बात, ठीक है, ये याद करने वाली कहानी क्या आ गई। अब ये यूं जुमला बना था, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द लाइनिंग एग्जिस्ट। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन being recorded, the depreciation of lining is recorded, जरा जुमला बेहतर नहीं हुआ था, is recorded over 5 years, full stop। फिर the relining cost then incurred, फिर 5वें साल के एंड पे जो दोबारा रीलाइनिंग करेंगे वो उसको जब इनकर करेंगे तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, और फिर उस रीलाइनिंग को अगले 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। ये जुमला अब ज़रा आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये कहानी कुछ इस तरह से थी, ये आपको पहले से ही पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये कुछ कहानी इस तरह से है कि आपने जब ये मिसाल के तौर पे 100 रुपये की रीलाइनिंग करवाई होगी इनिशियली, तो आपने एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करके रख लिया 100 रुपये, ठीक है। अब इसको डेप्रिशिएट करना है 20-20 रुपये, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 1 साल, 2 साल, ज़रा तंग करें सालों को, 1 2 3 4 5, अब -20 आप कर चुके हैं, ठीक है, और आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है क्या करें, 3 साल बाद, हर 5 साल बाद इसको रीलाइनिंग हमने कराना होता है, 3 साल गुजर गए हैं,
2 साल बाद रीलाइनिंग करवानी है, प्रोविजन बना ले? नहीं। पास्ट इवेंट क्या है? रीलाइनिंग होना, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन क्या करना है, इस रीलाइनिंग को आपने अगले 2 साल जो बाकी लाइफ है डेप्रिशिएट करते रहना है। और फिर जब यहां पे पहुंचोगे तो यहां पे पहुंचकर आपने वो बचपन में सीखा था कि पुरानी रीलाइनिंग को क्या करोगे? डी रिकग्नाइज। इसको क्या करोगे? तो इस 100 की जो एंट्री है उसको आप करोगे जी अक्यूम, वो डेबिट हो गया ना, 20 20 20 करके अक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 100 से। और लेट्स से अगली रीलाइनिंग थोड़ी महंगाई हो गई, फर्नेस की रीलाइनिंग ज़्यादा महंगी हुई तो अगली 120 की हो गई, तो अगली एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 120 से करोगे। ये आपने पहले पढ़ रखा है FAR 1 के अंदर, पढ़ा था ओवरऑलिंग की कॉस्ट में, ये वही वाली बात है तकरीबन। अब इसने आगे डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाना है रिमेनिंग बाकी 5 ईयर्स पर, तो कितना बनेगा? 120/5, बाकी 5 साल ये जी 24 ऐसे ही आगे चलता जाएगा, अगले 5 साल ये, और उसके बाद फिर तो ये उसने लिखा हुआ था। यहाँ पे खड़े होकर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें लाइनिंग की, रीलाइनिंग की? नहीं, क्योंकि कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोविजन, क्या करो? इस रीलाइनिंग को जो रिमेनिंग लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करो, और फिर जो रीलाइनिंग उस वक्त इनकर करोगे उसको कैपिटलाइज करके उसको फिर सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करो। ये लाइन उसने लिखी हुई। ये बात समझ आ गई? अब इसके साथ देखें, अब पढ़े। देयर इज नो प्रोविजन बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द लाइनिंग एग्जिस्ट्स। Instead of provision being recorded, the deduction of lining is recorded over 5 years. The relining cost then incurred are capitalized over and depreciated over subsequent 5 years. ये कहानी यहां पर थी, इसकी पिक्टूरे या सीधा पदरा कर लिया होगा आपने, काट कूट के जुमला, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था कि आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। इसने क्या कहा था? टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पे हर 5 साल में हम लाइनिंग चेंज कर लेते हैं। ईंटों की, हमारी वो भट्ठी की ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी अगर 5 साल बाद हमने वो सही से सेंक नहीं मिलेगा उनको, तो सही से हमारी आउट प्रोडक्ट फिनिश गुड सही नहीं निकलेगी। तो इसलिए शायद हम कर देते हैं टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पर। लेकिन अगली एग्जाम्पल में क्या कहता है कि जी रिफर्बिशमेंट, ये रिफर्बिशमेंट कॉस्ट कहते हैं इसको, फ्यूचर रिपेयर, जिस तरह से फ्यूचर में रिपेयर, फ्यूचर में कॉस्ट। लेकिन ये रिफर्बिशमेंट कॉस्ट क्या है? ये लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है। लॉ में लिखा हुआ है भाईजान, हर 5 साल बाद आपने फर्नेस की रीलाइनिंग करनी है, नहीं तो धुआं ज़्यादा छोड़ती है और माहौल के लिए अच्छी नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है। अब बल्कि ये दूसरी एग्जाम्पल है, ये एयरलाइन है, ये वो वाली एग्जाम्पल है जो FAR 1 में आप करके आते थे, ठीक है, ओवरऑलिंग, ठीक। तो एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरऑल बहुत बड़ा काम होता है, पूरे जहाज को खोल देते हैं, एक एक पुर्जा चेक करते हैं, फिर वापस जोड़ते हैं। ओवर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल बाद ओवरऑलिंग करानी है, ठीक है। अब समझो कि तीसरे साल का एंड आ गया, आज 3 साल पूरे हो गए हैं, आज तो अब अगले साल जहाज उड़ नहीं सकता अगर ओवरऑलिंग ना की तो। उड़ सकता है, कानून के मुताबिक नहीं उड़ सकता, ठीक है। अगर आपको कोई कहे भाई रीलाइन ये ओवरऑलिंग की प्रोविजन बुक करो, तो आप कहोगे क्यों? मैं जहाज उड़ाऊंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ बंद करके बिजनेस। फिर भी क्या, मैं पहले ओवरऑल करूंगा फिर जहाज को जाके जो है कबाड़िए को बेच के जाऊंगा? कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ओवरऑलिंग की अगले साल भी आप उड़ाई जाओ वैसे ही, तो भी आपको ओवरऑल नहीं कराया तो उसकी प्रोविजन बुक करने की इजाज़त नहीं है। अगेन वही बात, आज बिजनेस बंद कर दो तो ये अवॉइडेबल है। हाँ, लेकिन एक मसला हो सकता है, अगले साल अगर ओवरऑलिंग को गुजरे हुए 3 साल हो गए, चौथा साल है, तो जहाज़ को उड़ाने पर जुर्माना ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है, ये एग्जांपल है स्टैंडर्ड की, जनरल सी, अगर ऐसा हुआ है, हमारे सवालों में तो क्लियर बातें लिखी होती हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको उस प्रोविजन फाइन की बुक कर लेनी चाहिए अगर इस पीरियड में आपने उसकी नॉन कंप्लायंस कर दी है। तो यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे भी यार थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ये भी मैं ऐसे ही करता हूँ। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज
नो पास्ट इवेंट फॉर ओवरऑलिंग कॉस्ट, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज नो पास्ट इवेंट फॉर बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। ठीक है, ऐसे ही लिख, ठीक है जी। तो ये जुमला भी उसी तरह से बन गया। लीगल रिक्वायरमेंट भी थी तो पास्ट इवेंट देखो क्या ओवरऑलिंग करा लिया है, नहीं कराई तो ठीक है, यू कैन अवॉइड इट। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल स्मोक फिल्टर जैसी बात होगी कि स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, हालांकि ड्यू डेट भी गुजर गई। वो कह रहा था 30 जून 2024 तक लगा लेना, हम 31 दिसंबर 2024 पे आ गए, अभी भी नहीं लगाया तो नहीं लगाया तो नहीं लगाया। तो स्मोक फिल्टर की कोई आपको प्रोविजन नहीं लग रही थी, लेकिन जो 6 महीने की नॉन कंप्लायंस हुई उसके ऊपर फाइन लग सकता है। तो अगर लग रहा है तो एस्टीमेट करके उसकी प्रोविजन बुक कर लो। ठीक है, अब यहां पे कहता है कंक्लूजन क्या है, बल्कि यूं लिखे नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट, ये ज़्यादा बेहतर यूं हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखे नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर ओवरऑलिंग कॉस्ट, ये जुमला और बेहतर हो गया। ऊपर वाले को भी ऐसे कर सकते थे, जाहिर है बंदा हर अगली दफ़ा सही बेहतर होता जाता है ना, प्रैक्टिस पिछली एग्जाम्पल से बेहतर हो गया हम इसमें। तो ये जनाब देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर ओवरऑलिंग कॉस्ट। ठीक है, इससे आ गया फिर वो लंबी कहानी, इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं जी। द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग एयरक्राफ्ट आर नॉट रिकॉर्डेड एज प्रोविजन, वहाँ सेम रीज़न है, ठीक है, पता है हमें। इवन अ लीगल रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है, वो आपको पता है पिछले रीज़न, वो कह रहा है जैसे पिछली एग्जाम्पल के अंदर नहीं है, छोड़ो यार बस, ठीक है, हम इसकी बात करें। ठीक है, तो इसको काटा वाटा कर दो फॉर द सेम रीज़न। ठीक है जी, AC बंद करा दें जी। तो द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग एयरक्राफ्ट एक आर नॉट रिकॉर्डेड एज प्रोविजन, ठीक है, फुल स्टॉप। इवन द लीगल रिक्वायरमेंट टू ओवरऑल does not make the cost of overall a liability because no obligation exists to overall the aircraft बस no obligation because no obligation exists to overall the aircraft। ठीक है जी, तो इसके बजाय वो कहता है the entity could avoid the future expense by its future actions, for example by selling the aircraft। उनका मैं जहाज ही बेच दिया। ठीक है, instead of a provision being recorded, the depreciation of aircraft takes account of future incident. The depreciation of aircraft is recorded over 3 years। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ प्रोविजन भी रिकॉर्डेड, डेप्शन ऑफ एयरक्राफ्ट ही कर दो आप ओवर 3 years। ये जुमला जनाब आपका, इसको भी याद कर लीजिएगा, कहीं काम ही आ जाता है, ऐसा कोई सिचुएशन बने तो ये लिख लेंगे। अब ये वाली सारी बातें, ये 2 एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इनको अगर यहाँ देखें तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, बस इतनी सी। IS 37 स्टेट्स दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर्स। ठीक है, यहाँ पे चूँकि कम बात थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखवा दिया, अगर इस तरह की कोई एग्जाम्पल आ जाए तो ये वाली बात आपने इस तरह से लिख देनी, इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, ओके, अच्छा जी, तो फ्यूचर रिपेयर हो गया, अब क्या रह गया, वारंटी कॉस्ट, इस पे चलते हैं। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, वारंटी कॉस्ट, ये थ्योरी इफ्रिक 1 की है, ये मैंने करवा दिया था लेकिन थ्योरी पढ़ना रहती है, तो चलो ज़रा फटाफट थोड़ा वारंटी खेलते हैं, थोड़ा पास पेपर भी एक आधा करके आते हैं। जो कल किया था असल में वो ऑनरस वाला ना, उसका पास पेपर कोई नहीं किया था, तो थोड़ा सा खेला कूदी कर लें जी।
क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ये कौन सी वाली फाइल खोल बैठा हूँ उस्ताद, मैं गलत वाली फाइल खोल बैठा हूँ। मैं भी कहूँ पास पेपर 2 में तो मैंने कर लिया था, इसमें तो हमने ये वाला सफ़ा सामने रखना है जहाँ से हमने नकलें कर करके लिखना होता है। इधर आओ जी, पास पेपर 2 पे तशरीफ़ लाएं। पास पेपर 2 ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारे पास पेपर हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हमें। कल इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। आज IAS 10 कोशिश करेंगे हो जाए, बाकी जो रह जाएगा हल्की आंच पे उसको चलाएंगे, और IAS 37 और 10 IAS 1 यानी फाइनल अकाउंट के साथ साथ चलेंगे। हाँ, जिस दिन फाइनल अकाउंट का हैवी सवाल जो पूरे लेक्चर में मुश्किल होगा वो किया करेंगे, उस दिन इसका रेस्ट आ जाएगा। बाकी जिस दिन उसमें भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे थ्योरी वगैरह होगी, तो साथ साथ इसको भी लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 हो चुका था। वन ज़रा पढ़े यार। अच्छा ये वन के साथ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले सिखानी है असल में, तो पहले वो सीख लेते हैं मेरे ख्याल से। ज़रा जुमले को पढ़े ना आप, ज़रा अजीब सी बात लगेगी। ऑन 10 जुलाई 19 ओनर ऑफ एडजेसेंट 7 वाली बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट TL क्लेमिंग के 50 मिलियन 5 करोड़ रुपया ये हमें दें। हमने कहा क्यों? कहते हैं क्लेम इज़ मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सवियर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन TL's हेड ऑफिस इन जून 19। कहता है जून 19 में जो इनके हेड ऑफिस में आग लगी थी ना, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, 5 करोड़ की डैमेजेस ये हमें दें। केस कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं, गवांडी कहते हैं, नेबर क्लेम इज़ मेड द ओनर ऑफ it, ही इज़ ऑफ द व्यू, जो ओनर 7 वाली बिल्डिंग का है, कि TL वॉज नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग फायर सेफ्टी सिस्टम इन इट्स हेड ऑफिस, इसलिए उसने केस कर दिया। मांगने वाले तो मांगते हैं मुंह खोल के, 50 मिलियन ही मांग लिया उसने। अकॉर्डिंग टू TL's लॉयर देयर इज 70% चांस दैट TL वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। अब फंस गए, 2% आ गई हैं। तो ज़रा इसको समझने के लिए ना जी, ये कई जगह आगे भी आना है, इसलिए एक बार इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको फड़का देते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देने लगा हूँ। अच्छा जी, DI खान से होते हैं, ठीक है। DI खान सिर्फ बस चलती है और कोई चीज़ नहीं जाती। कोई ऐसा हो जिस पर ट्रेन भी जाती हो, बस भी जाती हो, इसके भी पिंडी तक की ट्रेन बस जाती है, आगे इसकी भी वो हाईएस्ट ही चलती है। कोई हैं? तुम रहीम यार खान से हैं? चलो क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सरदनान आ गए। छुट्टियों में यहीं पढ़ोगे या घर जाके पढ़ोगे? घर जाके। 100% है या आप? मशवरा तो यही है मेरा, द चांस दैट सरदनान नहीं है, अपने अदनान की बात कर रहे हैं, छोटे अदनान की। द चांस दैट अदनान विल गो टू रहीम यार खान, अदनान रहीम यार खान जाएगा या नहीं जाएगा, इसके चांसेस है, मैं कहता हूँ जी 70%, ठीक है। अब ये क्या है? ये जाने या ना जाने का चांस है, जाने या ना जाने का चांस है। तो क्या कहेंगे हम कि जाने का चांस ज़्यादा है ना जाने से। एम आई राइट? तो इसको हम क्या कहा करते हैं? दिस इज़ हाई चांस, दिस इज़ हाई चांस। हाई चांस है कि अदनान जाएगा, रहीम यार खान छुट्टियों में जाएगा, तो इसको प्रॉबेबल भी कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात, रहीम यार खान एयरपोर्ट भी है, ठीक है। रहीम यार खान एयरपोर्ट भी है। इफ़ ही गोज़, ये एक बात है जो समझ आ गई तो फिर जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह, बार बार होता है ये, फिर परसेंटेज ज़्यादा आ जाए बंदा परेशान हो जाता है, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। इफ़ ही गोज़ देयर, अगर ये जाता है तो इफ़ ही गोज़ देयर इज़ 60% चांस
टाइम बचाने के लिए ये क्या करेगा, 60% चांस है कि ये एयर टिकट लेगा और हवाई जहाज़ से जाएगा दैट। और उस पर टिकट कितना लगता है, हवाई जहाज़ का टिकट कितने का है, लो जाती नहीं है, चलो चली जाए अगर कम से कम 15-20 हज़ार। लो जी फ्लाइट उन्होंने कहा एक स्पेशल चला रहे हैं हम, लाहौर से रेंजर खान फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया और 30,000 इसका लेट से टिकट है, महंगाई बड़ी है। तो इफ़ ही गोज़ देयर 60% चांस है कि ही विल पे ₹30,000। भाई 20 कह रहा था, 25 जितना भी कह रहा था, ठीक है, चलो 30 ही कर लो यार। तो 60% चांस है कि वो जहाज़ से जाएगा और कितने पैसे पे करेगा, कितने, लेकिन 40% चांस ये भी है बैड वेदर की वजह से अगर फ़्लाइट डिले हो गई, हफ्ते में एक ही फ़्लाइट जाती है, सैटरडे को, संडे को, सैटरडे कर लें, संडे कर लेते हैं, संडे को, ठीक है। तो जिस संडे को आखिरी क्लास करके कहा जाना है कि चलो एक्स्ट्रा क्लास अब घर पे ले लेना, अगर कोई है तो चले जाओ, उस संडे की इसने टिकट अगर कराई हुई है और उस दिन अगर इस तरह का मौसम हो जाए और फ्लाइट क्या हो जाए, डिले, तो अब फ्लाइट फिर अगले हफ्ते जाएगी। अब इसके पास तो टाइम नहीं है, एक एक मिनट कीमती है, ये क्या करेगा, ये फिर ट्रेन का पता करेगा। और अगर ये ट्रेन पे जाता है, ठीक है, जिसके चांसेस 40% है, मौसम आजकल बारिशें बहुत हैं तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, पर 40% चांस है ये ट्रेन से चला जाए। और अगर ये ट्रेन से जाएगा तो 40% चांस है कि कितना टिकट है, 4,000, चांस दैट ही विल पे ₹4,000, ठीक है जी। अब यार परसेंटेजेस की तो भरमार नहीं हो गई यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेजेस ही परसेंटेजेस। भाई 1% किसके साथ लगी हुई है, जाने या ना जाने की बात के साथ। अगर जाए या ना जाए तो इसमें से किस चीज़ का चांस ज़्यादा है, जाने का। तो इसलिए मैंने अलग किया कि चांस है कि वो रहीमयार खान जाएगा, वो 70% है, मतलब हाई चांस है इसके जाने का, प्रोबेबल है। अगर जाएगा तो फिर अगली बात, कैसे जाएगा, चांसेस हैं हवाई जहाज़ पे जाएगा और 30,000 का खर्चा होगा, या फिर ट्रेन पे जाएगा तो 4,000 का खर्चा होगा। अब ज़्यादा खर्चा जो है वो जहाज़ से हो रहा है, लेकिन अब ये जाने ना जाने का चांस नहीं है, जाना तो इसने है ही है। ये रिलायबल एस्टीमेट के लिए परसेंटेजेस हैं, किस लिए हैं, रिलायबल एस्टीमेट के लिए। तो दूसरी चीज़ क्या है जी, रिलायबल एस्टीमेट, क्योंकि अब इसने आज से ही बचत शुरू करनी है भाई। अगर जहाज़ का टिकट है तो घर वालों में थोड़ा ही बोझ डालेगा, इसने अपना टाइम बचाना है जाने का, तो ये हवाई जहाज़ के पैसे आज से ही जोड़े, तो कितना अलग करके रखना चाहिए। ये रिलायबल एस्टीमेट जिससे प्रोविजन क्रिएट करनी है, जाना तो इसने है, प्रोविजन इसलिए क्रिएट करनी है, आज इसने टिकट के पैसों की एंट्री करनी है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर गोइंग टू होम क्रेडिट, लेकिन किस अमाउंट से करनी है, रिलायबल एस्टीमेट भी तो जरूरी है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आउटफ्लो प्रोबेबल है, क्यों, क्योंकि जाना ही जाना है। लेकिन रिलायबल एस्टीमेट क्या है, रिलायबल एस्टीमेट क्या है, नहीं पता लग रहा। तो इसमें दो सिचुएशंस हैं, दो मेथड्स इसके अंदर रिलायबल एस्टीमेट निकालने के हैं। एक मेथड को कहते हैं मोस्ट लाइकली, क्या जी, मोस्ट लाइकली, और दूसरा मेथड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहले आई कैप दोनों बातें कर दिया करता था, अब नहीं करता, ठीक है। बहरहाल अगर तो सिर्फ 2 ही परसेंटेजेस हैं तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मुनासिब नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे, बल्कि यूँ समझे पहले 1 बाय 1, ठीक है। मोस्ट लाइकली मेथड क्या कहता है कि जी किस चीज़ के चांस ज़्यादा हैं, बोले हैं, बाय एयर जाने के चांस ज़्यादा है ना, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, मोस्ट लाइकली वाले चांस का 30,000 बचा के रख लेना चाहिए। होगा क्या, अगर 30,000 ना लगे, अगर जहाज़ ना उड़ा तो कोई बात नहीं, बाकी 27 इसको बच जाएगा, ठीक है। 3,000 तो इसके अंदर ही है। तो रिलायबल एस्टीमेट क्या है, अगर 2% हो तो रिलायबल एस्टीमेट कौन से वाला लेना है, जिसके चांस ज़्यादा हैं, मोस्ट लाइकली, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला मेथड क्या कहता है, वो कहता है जी ये यूं करो कि 30,000 पे इसको करने पड़ेंगे, इसका चांस 60% है, और दूसरा कितना था, 4,000,
4,000 पे करना पड़ेगा, इसका चांस कितना है जी 40%। तो नेट में फिर क्या बन गया, इसको प्रोबेबिलिटी जिस तरह से लगाते थे कितना 19,600, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि 19,600 की प्रोविजन बुक कर ले। अब आप खुद सोच कर बताओ कि क्या मुनासिब राय है, आप क्या होना चाहिए। देखो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से चलता है मिसाल के तौर पे और 19,600 निकाल कर रख लेता है साइड पे और जहाज़ पे ही जाना पड़ जाता है तो फिर जहाज़ पे नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड जो कि है तो सही, लेकिन यहाँ पर नहीं यूज़ किया करेंगे हम अगर आपको 2% गिवन है। लेकिन अगर यही 3 हो जाती, बस भी आ जाती बीच में, बस का कितना किराया है, इतना ही आ रहा है ना, वो वखरा कर लेना, बस का किराया 3,000 है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एसी वाले का किराया था, ठीक है, तुमने रास्ते में पढ़ते हुए जाना था इसलिए तुमने एसी पार्लर की टिकट कराई हुई थी, वो तो और महंगी होगी, चलो खैर छोड़ो, ठीक है। तो 3,000 बस का किराया। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती, 60% चांस है ये जहाज़ पे जाएगा, फिर 30% चांस है ये ट्रेन पे जाएगा, और 10% चांस है ये बस पे भी जा सकता है। ट्रेन की टिकट ना मिली तो बस तो हर वक्त चल रही होती है। अब ये 3 आ गई, तो अगर 3 आ जाएं तो फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेना। वैसे अब ICAP ये करता ही नहीं है। तो बहरहाल मेरा मशवरा यही है, जब भी कभी आपको रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए परसेंटेज दी जाएं तो मोस्ट लाइकली वाले तरीके से चलना है आपने। एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 में भी हो तब भी आपने नहीं लेनी, क्योंकि बात बहरहाल फिर भी वहीं पे आ जाती है, ठीक है ना। तो सवाल के अंदर 2 तरह की परसेंटेज दी हो सकती हैं। एक परसेंटेज क्या है, जाना है या नहीं जाना है। अब इसी तरह से हमारे खिलाफ केस होगा तो एक परसेंटेज ये होगी हारने का चांस या जीतने का चांस क्या है। हम केस हार जाएंगे, इसका चांस 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब आउटफ्लो प्रोबेबल है। फिर आगे वकील साहब कहेंगे और अगर हम हार गए ना तो इतने रुपए देने पड़ेंगे, इसका चांस इतना है, इतने रुपए देने पड़ेंगे, इसका चांस इतने। आप कहोगे यार परसेंटेजेस हैं क्या हैं, तो भाई इस तरह से अलग करना पड़ेगा। ये आपको अक्सर जगह पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ये एक एग्जांपल है, 2 तरह की परसेंटेजेस थी। तो जो परसेंटेजेस याद रखना रुपीस के साथ लगी होती हैं, दैट ही विल पे 30,000, और 40% चांस है दैट ही विल पे 40,000। तो ये जो रुपीस के साथ परसेंटेजेस लगी होती हैं ये रिलायबल एस्टीमेट के लिए होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं होती कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, बोलो। तो अदनान चला गया, ठीक। अब आए अपने सवाल। पढ़े सवाल को जरा। 1 जी, अच्छा ये सिंपल था लेकिन इससे मुश्किल आ सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे उस कॉन्सेप्ट की खुशबू आने लग गई थी, थोड़ी सी तो आई गई थी, तो इसलिए मैंने ये बात कर दी। अब जहाँ कहीं आएगा तो हमारा काबू है इंशाल्लाह। कहता है ऑन 10 जुलाई ओनर ने केस कर दिया है कि TL के हेड ऑफिस में जून 19 में जो आग भड़क उठी थी। तो अब पास्ट इवेंट तो हमारे ईयर में हो गया है, चाहे ईयर एंड 30 जून है, चाहे वो केस बाद में कर रहा है। IS 10 आज शुरू करना है आपको, आप पास्ट इवेंट हो चुका है, ठीक है। केस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पास्ट इवेंट आग लगना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आग लगी हुई है ना, आपके साल में लग चुकी है ना आग, तो इसलिए ये आप इसकी प्रोविजन की तरफ जाएंगे। अब वो कहता है उसका ख्याल है कि जी इनकी वजह से हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू TL's लॉयर देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट TL वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट। अब ये क्या है, ये क्या है बोलो। ये 70% चांस है कि हम केस हार जाएंगे, तो इसने हमें बताया कि हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो सीधा ही बता दिया उसने। और आगे कहता है एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ द। या तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन अगले सवालों की तैयारी हमने बातों बातों में कर ली कि जो क्लेम उसने किया है उसका 40% देना पड़ सकता है। अभी अगले सवाल पे जाएंगे तो लग जाएगी समझ में क्यों ये बात कर रहा था। बहरहाल 2% तो फिर भी आ गई ना, 70 या 40 फर्क तो फिर भी करना है। तो ये जरा अच्छा सवाल है, इसने फर्क बता दिया दूर से ही। हारने का चांस 70% है तो प्रोबेबल है, तो प्रोबेबल है, पास्ट इवेंट हो चुका है। अच्छा अब ये ना कहना इसकी एग्जांपल में पास्ट इवेंट क्या है, बस ठीक है मैंने समझा रहा था कुछ, छोड़ो उसको, इधर आओ, ठीक है। हाँ पास्ट इवेंट हो चुका है, आग लग चुकी है, फिर उसके बाद अब लीगल ऑब्लिगेशन है, केस कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो प्रोबेबल है। अब तीसरी चीज भी क्या चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट। मांगने वाले मांगते हैं मुंह खोल के, उसने 50 मिलियन मांग लिया है, लॉयर कह रहा है नहीं नहीं बस 40% देना पड़ेगा, तो ये क्या है, रिलायबल एस्टीमेट। तो इधर आओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये तो अब साइड पे करो।
ये अब जो सवाल मेरा डिस्कस हो जाए, कसम उठा लो, उसको अपने हाथ से जाके लिखना है उस सफ़े को सामने रख के, कसम। चलो वादा तो कर लो, पकड़ दो, वादे ते भी आ रहे हैं। जो सवाल मैं ऐसे डिस्कस कर दूंगा आपने लिख लेना है, घर जाके आपका काम सिर्फ आगे 3710 में ये है कि उसको सफ़े को सामने रखना है। वैसे तो उम्मीद है 1-2 दिन और किया तो सफ़ा सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, यही टारगेट था। उसको फटाफट लिख लेना, साइड पे कर देना, ठीक है, दोबारा उसको करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा टॉपिक है ये, लेकिन साथ साथ करो तब। और 15 नंबर का सवाल आ रहा है इसमें, आगे आपकी मर्जी है, इससे ज़्यादा भी आ जाता है, 15 से 18। लो जी, मांगने वालों ने 50 मिलियन ही मांग लिया, हम साहिब भाई ने 50 मिलियन का क्लेम कर दिया, ठीक है जी। अब अगली बात, 20 मिलियन बनता है ना, 40%, बोलो 20 मिलियन क्या है, इसकी प्रोविजन बना लो, क्योंकि पेरेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट और आउटफ्लो प्रोबेबल है और रिलायबल एस्टीमेट कितना है। अच्छा, अब बाकी के बारे में भी लिख दिया करो, अच्छा होता है। तो बाकी कितना बचता है, अब ये 30 मिलियन जो है ये प्रोबेबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है ना भाई, जज साहब के हाथ में है। रिलायबल एस्टीमेट का मसला नहीं है यहाँ पे, मसला क्या है, चांस 50% से कम है, लेकिन 5% से कम तो कहीं से नहीं लग रहा। भाई अगले ने केस किया हुआ है, वकील साहब कह रहे हैं कि 20 मिलियन देना पड़ेगा, वकील साहब को हरफ आखिर में फैसला तो जज ने करना है। तो फिर ये एक ऐसी पेमेंट है जो आउटसाइड हमारे स्कोप, हमारे हाथ से बाहर हो गई है, हमारे बस से बाहर है, किसी और के हाथ में है, तो इसलिए कंटिंजेंट अपॉन द फैसला ऑफ जज, वो 25 कर दे, फिर 5 तो और आ गए ना, तो आप कह दो कि 30 के बारे में ये क्या है, ये हाँ, तो इसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो डिस्क्लोज एज, अब देखो ना, अब इसको मैं क्या लिखवाऊँ, डिस्क्लोज एज, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझाना ही था, ये लिखना आपको आता है, बल्कि फिर भी आप सफ़ा सामने रख के फिलहाल लिखेंगे। ये आपका जनाब पास पेपर 2 का पॉइंट 1 हो गया, 2 ही था ना, ये पास पेपर 2 का आप पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। 3 भी फड़का दो, 4 फिर होमवर्क में कर लेना, जब मैं प्रोविजन कर लूँगा फिर कल डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। 3 को कर लेते हैं, 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। IAS 10 भी करना है, जल्दी करो, मजे का सवाल, ऐसे इजी नहीं लेना है। अच्छा देखो, रीस्ट्रक्चरिंग के नंबर मिल गए, सीधे सीधे ऊपर वाले प्रोविजन के नंबर मिल गए हैं। हाँ, उसमें IAS 10 वाली लाइन अभी हम ऐड नहीं कर रहे, माजरत के साथ, वो IAS 10 पढ़ाया नहीं ना हुआ इसलिए, वरना ये लाइन ऐड हो सकती है, जो मैंने कल भी करवाई थी। जब IAS 10 पढ़ लेंगे तो वो लाइन आपको ऐड भी करना आ जाएगी, ठीक है। ये कोर्ट केस इन जुलाई is an evidence of a condition that existed in June, therefore it is an adjusting event। फिर आगे कहानी शुरू कर देंगे आप कि चूंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट है, रिलायबल एस्टीमेट भी है और प्रोबेबल आउटफ्लो है, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे 20 मिलियन की, और बाकी के 30 मिलियन के बारे में कहेंगे कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ये कंटिंजेंट है अपॉन कोर्ट के फैसला, ठीक है, इसलिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ, वो जो लिखा हुआ था, ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ये लाजमी लिखना है उसी तरह से, ठीक है। तो डिस्क्लोज्ड इन नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिखा करो साथ, और साथ वो अगली बात लिखा करो कि जो 2 बातें उसने कही है, क्या क्या बताओ, थोड़ा बहुत बताओ ना जी, ये इस तरह से आग लगी थी, यूजर को क्या पता, आग लगी थी, ये हुआ था, केस हुआ है, वकील साहब कह रहे हैं इतना चांस है, तो बाकी का चांस तो नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया कंटिजेंसी तो है बहरहाल, ठीक है, लिखोगे ना इंशाल्लाह। रीस्ट्रक्चरिंग हो चुका था, 3rd को पढ़ा आप लोगों ने, ऑनरस है, अच्छा गुड, ये रह गया था, कल कर लेते, होमवर्क दे देता। TL हैड 6000 अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ A एज ऑन 30 जून 19, तो ये क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री है, एक ये भी था बीच में, खैर। एक्वायर्ड एट 500 पर यूनिट कॉस्ट, इन जून 19 सेलिंग प्राइस ऑफ A हैज फॉलन टू, ओ माय गॉड, यानी कि NRV क्या है, तो भाई जो स्टॉक पड़ा है इस पे भी तो NRV लॉस आ गया। तो अगली बात तो बात की है, ठीक है, पहले तो इन 6000 यूनिट्स के बारे में बताओ, इन पे तो IAS 2 लगेगा, ये तो पुरानी बात थी। तो पास पेपर 2 का पॉइंट नंबर 3 हम कर रहे थे कि IAS 2 आ गया बीच में, ठीक है। तो भाई पहली बात,
कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स पड़े हैं, 6,000 यूनिट्स पड़े हैं और हर यूनिट कॉस्ट किया था आपको 500 रुपये, तो टोटल 1000 में कर दो 3,000 बनेगा, 3 मिलियन बनता है 1000 में ओके। और इनकी एनआरवी क्या है, अब वो कह रहा है ये प्रोडक्ट ए जो है, जो हमने एक्वायर की थी 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जुलाई में उसकी प्राइस नीचे गिर गई है। तो हमारे पास वो स्टॉक जून में पड़ा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुलाई के अंदर हम देख रहे होते हैं तो पता लग जाता है, स्टॉक तो जून का ही, ठीक है। तो क्या कर लें, 6,000 यूनिट्स इंटू, तो एनआरवी क्या है, तो इसका मतलब कितने रुपए का लॉस आ गया, ये एनआरवी लॉस है, ये फ्यूचर का लॉस नहीं है, ये फोरसीन लॉस है, ये अवॉइड नहीं हो सकता। बिजनेस बंद भी कर दे तो ये नुकसान अब आपको हो चुका है। बिजनेस बंद करके भी ये इन्वेंट्री बेचने जाओगे तो 350 की बिकनी और खरीदी आपने 500 की थी, ये मैंने आपको बताया था परसों, ठीक है। तो एनआरवी लॉस आ गया। एनआरवी लॉस की एंट्री हमने सीखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। अब ये एंट्री करनी थोड़ा ही है, उसने तो क्या कहा हुआ है, डिस्कस करो, तो डिस्कस तो आपने करना है, मैंने तो नहीं करना, ठीक है, सही है ना। तो बताना है उनको कि 6,000 यूनिट्स हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं जिनकी कॉस्ट 500 के हिसाब से है और एनआरवी कम हो गई है, तो ये एक फोरसीन लॉस है, ये अनअवॉइडेबल है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसके अंदर एक्सपेंस को बढ़ा लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा के इन्वेंट्री को कम कर लेंगे। ये अंग्रेजी में लिखना है आपने, मैंने उर्दू में बता दिया, ठीक है। मैंने चेक भी करना है, जितने सवाल डिस्कस हो रहे हैं आप मारे जाते हैं, ज़्यादा डिस्कस होंगे ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, इसीलिए तो मैंने साथ फाइनल अकाउंट शुरू कर देना है कल, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना हो। एक आधा सवाल होमवर्क में दिया, उसी को डिस्कस किया, तो वो आप साथ साथ लिखते रहे ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात जो स्टॉक पड़ा था। टीएल एक्वायर करता है प्रोडक्ट ए को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच, उसने एक्वायर करता है इसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसने, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको हैज़ टू बाय 10,000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि उसने 10,000 यूनिट्स बाय करने हैं पर मंथ फॉर 500। तो मैंने कहा था आपको, कभी हम सेल एग्रीमेंट करके फंस जाएंगे, कभी परचेज एग्रीमेंट करके फंस जाएंगे। सेल एग्रीमेंट करके कैसे फंसेंगे, वो डॉलर्स वाले सवाल में सेल करके फंसे थे। सेलिंग प्राइस लॉक हो गई थी 35 के, पता नहीं कितने पे, 33 पे, 50 कितने पे थी पता नहीं, बहरहाल सेलिंग प्राइस लॉक हो गई थी और दूसरी तरफ परचेज कॉस्ट बढ़ गई थी। अच्छा हुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परचेज प्राइस तो लॉक कर ली थी हमने, सेलिंग प्राइस गिर गई, तो हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके भी फंस सकते हैं, अगला भी फंस सकता है। ऐसे ही हम परचेज का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लें तो फंस सकते हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, हमारे लिए नुकसानदेह बन सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया हुआ था, 10,000 यूनिट्स पर मंथ हम खरीदेंगे 500 के हिसाब से, जो कि वैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है, 31 अगस्त 19 तक। हम इस वक्त खड़े हैं 30 जून 19 पे, तो जुलाई और अगस्त अभी 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें 10 और 10 20,000 यूनिट्स ए के खरीदने पड़ेंगे और 500 के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। अगर हम ऑनर करते हैं तो ये आउटफ्लो होगा, और इनफ्लो क्या होगा, कह रहा है जी जुलाई में प्राइस गिर गई है तो ये 20,000 यूनिट 350 के हिसाब से बिकेंगे, ठीक है। लेकिन if TL decides to cancel the contract, then it must pay a cancellation penalty of, TL is of the view that market may not improve in the near future। तो फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये पास पेपर 2 का कौन सा पॉइंट हो गया, 3 चल रहा है। चलो अब इसमें हम क्या करते थे, हम यूँ कहते थे जी कि इफ़ ऑनर अगर ऑनर करते हैं तो इनफ्लो क्या होगा, अगले 2 महीने तक फंसे हुए हैं ना, इनफ्लो क्या होगा बोलो, 10,000 यूनिट्स खरीदने हैं अगले 2 महीने तक 500 के हिसाब से, 1000 में बताना। ये इनफ्लो, हाँ इनफ्लो 350 होगा, चलो वो लिख लो जी, पहले तरतीब ने बदल दे जी। इनफ्लो 7,000, जबकि ये खरीदने जाओगे, खरीदने कितने के, मिल कितने के रहे हैं आपको 500 के हिसाब से, ये तो बन गया एक 10,000, ऐसा ही है। तो आप अगर ऑनर करते हैं बच्चों तो 3,000 का आपका आउटफ्लो होना है नेट में, और अगर आप
नहीं ऑनर करते, इफ कैंसल तो पेनल्टी कितनी है? ओए हो। तो आउटफ्लो क्या होगा, पेनल्टी क्या होगी, आउटफ्लो ही लिख देता हूँ। आउटफ्लो क्या होगा अगर कैंसिल करें तो आज क्या करना पसंद करेंगे? आज अगर कैंसिल करते हैं तो भाईजान 40 लाख का नुकसान होता है, मजबूरी है, अब कोर्ट में घसीटना, उसने लिखा हुआ था, तो हम कहते हैं चलो यार फिर फ़िलहाल 30 का ही नुकसान कर लेंगे। तो इनमें से लोअर की प्रोविजन बुक करनी है, एक्सपेंस डेबिट। हाँ, एक मुझसे गालिबन गलती हो गई, शायद मैंने वो नहीं ना लिख के बताया था कि कितना को याद करना है, बीच में से कैसे करना है। तो चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल जाकर अपने सफ़े से हेल्प लेते हैं। अगर सफ़े से मज़े की हेल्प ना मिली तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लिखा होता वहाँ पे भी 2-3 लाइनें अंडरलाइन करके बाकी काट के बता दूंगा याद कैसे करना है। ये जी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। If the entity has a contract that is onerous, the present obligation under the contract shall be recorded and measured as a provision at lower of, अलग से ना करना ना, ऊपर से काउंटिंग, as at lower of cost of fulfilling and compensation और penalties। अब ये लिखने के बाद आप कहोगे as lower is, बल्कि एज द लोअर अमाउंट, ऐसे ये सारी अंग्रेजी लिख के ना आगे लिखोगे एज द लोअर अमाउंट इज 3 मिलियन एज कैलकुलेटेड बिलो, नीचे वर्किंग कर देना ये वाली सारी, ठीक है। देयरफॉर अ प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर एन अमाउंट ऑफ 3 मिलियन, ठीक है, लिखना है इसको, ओके, सही है। तो ये जनाब हमने अब तीसरा, इसका अगला पार्ट चूंकि मैंने अभी वारंटी कराई नहीं, अब मैं वारंटी कराने जा रहा हूँ, पर मैंने वापस नहीं आना, इसको होमवर्क में लिख लो अगले पार्ट को, ठीक है जी। आ जाओ फिर, ओ इधर नहीं उधर ही आ जाओ फिर, चलो फिर चलें फिर वारंटी पे, ठीक है। यार लेक्चर इतनी जल्दी गुजर जाता है, क्या करें यार। अच्छा जी, वारंटी एग्जाम्पल 15 आप कर दें, सलूशन नहीं देखना, बस आपने खुद कोशिश करनी है किसी तरह से बचने की इससे। मैंने वारंटी पढ़ाया नहीं है, फिर भी देखो आप लोग कर जाओगे मुझे लगता है, आई एम होपफुल। जी बच्चों, एग्जाम्पल 15, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू कलात इंडस्ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 10। QIL sells all its product on 1 year warranty which covers all types of defects, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट करती है कि 2% जो बेची जाती हैं प्रोडक्ट्स, उनमें से 2% प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें मेजर डिफेक्ट आता है, जबकि 10% प्रोडक्ट्स में से माइनर डिफेक्ट आता है। अब वारंटी की प्रोविजन क्रिएट करनी है, वजह क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुकी है ड्यू टू पास्ट इवेंट। कौन सी ऑब्लिगेशन है, लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, वारंटी कार्ड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। और पास्ट इवेंट क्या है इसमें, जो आपने सेल किया है इस कार्ड को डाल के डब्बे में, जो सेल किया है ये पास्ट इवेंट है, ठीक है। और फ्यूचर आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, क्योंकि जब वारंटी क्लेम करेंगे अगले आके तो सही तो करा के देना पड़ेगा ना उनको चीज़ को। अब मसला सिर्फ रिलायबल एस्टीमेट का है, यहाँ पर ज़्यादा वही होता है, ठीक है। तो आगे कहता है कि जी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है 2% चीज़ों में मेजर डिफेक्ट होता है और 10 में माइनर। और अगर मेजर डिफेक्ट आए, इट इज एस्टिमेट दैट इफ मेजर डिफेक्ट डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स, रिपेयर कॉस्ट होगी ₹150 मिलियन। लेकिन सारी प्रोडक्ट्स में तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ उनके 2% में हो रहा है, यानी 150 का 2% ले लें, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है जो आपको मेजर रिपेयर आएगी उस पर देनी पड़ेगी। ऑल कहता है सारी ही ख़राब हो जाए मेजर डिफेक्ट के साथ तो वो 150 मिलियन में सही हो जाएंगे। भाई सारी नहीं ख़राब होनी, सिर्फ 2% होनी है। ऐसे ही
और इफ माइनर डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड इन ऑल सोल्ड प्रोडक्ट्स रिपेयर कॉस्ट वुड बी, लेकिन 70 मिलियन तो नहीं सारा खर्च, सारी तो नहीं माइनर डिफेक्ट वाली आनी, बल्कि सिर्फ 10% आनी है। ठीक है जी। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, हमें इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है इस सवाल में, तो आपकी प्रोविजन बननी है 150 इंटू 2% प्लस 70 इंटू 10% इज इक्वल टू, ये 10 मिलियन की एंट्री करोगे वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। प्रोविजन इसलिए कि कंफर्म नहीं है, 10 ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो बाद में फिर एस्टीमेट चेंज किया अकाउंटिंग। बल्कि याद करो IAS 12 में एक सवाल किया था जिसके अंदर पिछले साल जो प्रोविजन क्रिएट की हुई थी उससे कुछ कम सही कराना पड़ा था, तो रिवर्स कर दी थी बाकी एस्टीमेट चेंज की तरह से। नहीं याद आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, ऑरेंज लिमिटेड वाला सवाल था गाले में पास पेपर का। ठीक है, क्या यार अब वो भी दिखाना पड़ेगा आपको, ये जाती है, भूल गए हो आप लोग। जा रहे हैं कुछ लोग, भाग भाग के जाएंगे, भाग भाग के आएंगे। ये टिकट कराने जा रहा है मुझे लगता है। ये भी बड़ा पढ़ा था हमने यार IAS 12, अब लगता है कि आता ही कुछ नहीं। तो ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ आपको धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब आता है। पास पेपर चल पड़े, ऑरेंज पीछे था शायद, 10वां था ये, यहाँ कहीं वारंटी वाली डिस्कशन थी ना यार। ये अब याद आई एडजस्टमेंट। ठीक है, कहता है पिछले साल में कहा था ना उसने 49 की प्रोविजन बुक की थी, भाई जाग जाओ जरा हैं। ठीक है, इस साल वो कहता है कि इस साल बनती तो थी शायद 35 की, लेकिन उसने कहा कि पिछले साल 49 में से 38 सही हो गए थे, बाकी अब 11 सही होने आ ही नहीं सकते क्योंकि साल गुजर गया। तो हमने कहा था इसको इधर इनकम बुक करने की बजाय ये क्या था, पिछले साल के एस्टीमेट में चेंज था, तो इसीलिए तो इसको नाम क्या रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर वारंटी, क्योंकि ये एक अंदाज़ा होता है इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो वारंटी ऑब्लिगेशन होती है लीगल, कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, इसका पास्ट इवेंट होता है जो आपने सेल की है विद वारंटी, और इसका प्रॉबेबल आउटफ्लो होता है। जाहिर सी बात है जब वारंटी क्लेम करने अगले आएंगे तो पैसे तो खर्चने पड़ेंगे आपको, वो जो सही कराने आएंगे मोबाइल, तो आपने कोई बंदे बिठा रहे हैं या बंदों से सही करवाना है, तो उसके ऊपर कोई आपके मटेरियल लगेगा, कोई लेबर लगेगी, कोई ओवरहेड्स लगेंगे। ठीक है, तो सही तो कराना पड़ेगा आपको, तो आउटफ्लो प्रॉबेबल होता है। और रिलायबल एस्टीमेट वो आपको नॉर्मली निकालना पड़ता है, और वो आप खुद अपने तजर्बे की बुनियाद पे अकाउंटेंट्स निकालते हैं पास्ट डाटा को देखकर। ठीक है, या मार्केटिंग वाले आपको बता रहे होते हैं, तो वो रिलायबल एस्टीमेट वकील से पूछने नहीं जाते, ये रिलायबल एस्टीमेट आप खुद ही निकाल रहे होते हैं। इसीलिए इसमें ज़रा मसला आता है, खुद निकालना पड़ता है। केसों वाला तो वकील साहब बता देते हैं जी। चले जी, कुछ थोड़ा सा याद आया हमें कि हाँ ऐसी कोई बात हमने देखी हुई है। नेक्स्ट, ओके, एग्जाम्पल 16, साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग। नहीं नजर आ रहा, जल्दी करो, इधर से देखो। ओ, ये तो सोल्यूशन है, अब ये ऊपर देखो सवाल, ये भी नहीं नजर आ रहा, जल्दी पढ़ो। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर, सेल्स अकर्ड इवनली, इट एस्टिमेट्स दैट फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड 20 विल रिक्वायर स्मॉल रिपेयर्स, मतलब 20% है, डिफरेंट तरीके से दे रहा है। एट अ कॉस्ट ऑफ 100 ईच, अब उसने एक को सही करने की कॉस्ट बता दी। कह रहा है टोटल हमने कितने यूनिट्स सेल किए, 10,000 इस साल में, और कहता है एस्टिमेशन क्या है कि हर 100 यूनिट्स जो हम बेचते हैं उसमें से 20, या बड़ी तकड़ प्रोडक्ट है, उसमें से 20 जो है वो छोटी मोटी रिपेयर्स के लिए आते हैं, और छोटी मोटी रिपेयर करने के लिए हमें एक यूनिट पर 100 रुपया खर्चा आता है। और हर 100 जो आप बेचते हैं उनमें से 20% के साथ ये हुआ, परसेंटेज दी हुई है, हर 100 में से 10 विल रिक्वायर सब्सटैंशियल रिपेयर, उनका तो कड़ाका ही निकला होता है। ठीक है, और उस पर आपको कॉस्ट आती है 400 ईच। मैंने कहा ना बड़ी तकड़ प्रोडक्ट है। और हर 100 में से 5 यूनिट ऐसे आते हैं जो बियॉन्ड रिपेयर्स डैमेज होते हैं,
जिनको आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मेजर रिपेयर या रिप्लेसमेंट, बहुत मेजर रिपेयर या रिप्लेसमेंट, उस सूरत में कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको, 800 ईच। कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला? ये परसेंटेज देने का तरीका था। कहता है 10,000 यूनिट्स हमने इस साल में बेचे, ठीक है, और हर 100 में से, हर 100 जो सेल होता है उसमें से 20 स्मॉल रिपेयर, उसमें से 10 मेजर सब्सटेंशियल रिपेयर और 5 मेजर रिपेयर रिप्लेसमेंट तक चले जाते हैं। तो ये परसेंटेज थी, 100 में से 10, 100 में से 20, 100 में से 5, ठीक है। तो ये क्या है, परसेंटेज, यानी स्मॉल रिपेयर वाले होंगे 20% और सब्सटेंशियल रिपेयर वाले 10% और बहुत मेजर रिपेयर वाले 5। अब आप 10,000 के ऊपर सिंपल क्या करने लगे हैं, 10,000 इंटू 20% करेंगे, खैर जो आखिरी लाइन मैंने नहीं पढ़ी, 10,000 इंटू 20% करेंगे और हर उसको 100 रुपये का सही कर लेंगे, प्लस 10,000 इंटू 10% करेंगे और हर दूसरे वाले को 400 रुपये सही करा लेंगे, दूसरी कैटेगरी को, और फिर प्लस करेंगे 10,000 इंटू 5% करेंगे और इसको हर एक जो यूनिट होगा उसको 800 में सही कर लेंगे। ये तो आप करने ही लगे थे कि आपको आखिरी लाइन नजर आ गई। कहता है ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स एपरेंट 6 मंथ आफ्टर द सेल। और ऊपर क्या कह रहा था, सेल्स अकर्ड इवनली, मतलब जो जनवरी में सेल हुई वो मैक्सिमम 30 जून तक पता लग जाएगा, जो फरवरी में हुई वो जुलाई तक, जो मार्च में हुई वो, तो पहले 6 महीने की सेल तो आपकी इस साल में पता लग गई होगी कि सही होनी है या नहीं होनी है। अब जुलाई से ऑनवर्ड्स सेल होंगी जिनके 6 महीने अभी पूरे नहीं, मतलब जुलाई वाली सेल का अगस्त में पता लगना है, अगस्त वाली का सितंबर, मतलब 10,000 की सेल तो पूरे साल में थी, 5,000 के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करनी है, क्योंकि बाकी 5,000 यूनिट्स की तो अगर होनी होगी रिपेयर तो वो हो गई होगी हमारे साल में। ये थोड़ी सी बारीकी आ गई, वरना अच्छा वाला सवाल चल रहा था। तो 10 की बजाय क्या करेंगे, 5, क्योंकि 6 महीने पता लग जाता है जिसने सही होना है। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की सेल्स थी उनका तो पता लग गया होगा आपके अपने साल में ही। क्या ख्याल है, जनवरी वाली जून में, फरवरी वाली जुलाई में, इसी तरह से 30 जून वाली 31 दिसंबर तक पता लग गई होंगी। और मसला किन में है, जो जुलाई में हुई थी उसका पता लगना था अगस्त में, और अगस्त वाली सितंबर में, मतलब जुलाई से आगे 6 महीने चलने हैं ना, मतलब एक महीना आगे मैं बोला था, माजरत, ठीक है। तो जुलाई वाली का अगले जनवरी में पता लगना है और अगस्त वाली का अगले फरवरी में। तो ईयर एंड के ऊपर 5,000 जो यूनिट्स 10,000 रुपये के, तो 5,000 का तो पता लग चुका, अगर रिपेयर होना होगा तो वो हो भी चुका होगा। तो अब प्रोविजन किसने की करनी है, 5,000। तो यहाँ पे आपने आकर लिखा 5,000, पहली 10 की बजाय 5 है, समझ आता है। 5,000 यूनिट्स में से 20% छोटी रिपेयर्स वाले होंगे और हर एक इनमें से 100 का सही होता है, प्लस बाकी 5,000 यूनिट्स, बाकी जो 10% होंगे वो मेजर यानी सब्सटेंशियल रिपेयर वाले हैं, उन पे कितना लगना है एक यूनिट सही करने पे, 400, 400, 400, और 5,000 का 5% मोहतरम 800 में होगा। नहीं समझ आया तुम्हें ये पॉइंट? तो जी इसका अगर टोटल फरमाएं तो ये आ रहा है रुपीस कितना, जितना भी आ रहा है ये प्रोविजन फॉर वारंटी है, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट कितने से जी, 5,000 से, 5,000 बोला है ना आपने, 5 लाख, चलो रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई तो मैं टाइमलाइन पे बनाऊं, 10 की बजाय 5 क्यों लिया। ये देखो आपको वो कह रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है जी। जनवरी वाली सेल का पता लग गया, जुलाई तक सही होनी थी तो पता लग गया, हो गई सही। फरवरी वाली अगस्त तक, मार्च वाली मैं बोल गलत रहा था ना, बच्चों को सही समझ नहीं आई इसलिए, ये और ये जून तक की सेल में से, जून वाले महीने तक की सेल में से अगर कुछ गड़बड़ वाली थी तो वो दिसंबर तक आ गई होंगी, कह रहा उसके बाद नहीं आती। फिर नॉर्मली 6 महीने पता लग जाता है जो गड़बड़ है वो है, ठीक है। अब रह कौन कौन से गए, तो जो जुलाई वाली है इसका पता लगेगा अगले जनवरी में जाकर, अगस्त वाली ऐसे ही,
ऐसे ही और ऐसे ही। इसका मतलब ये वो सेल्स हैं जिनमें अभी गलती हो सकती है, सही कराने लोग आ सकते हैं। ये अभी 6 महीने इनके नहीं गुजरे हुए, तो इसलिए टोटल 15,000 की सेल, 10,000 की सेल में से आधी सेल पहले 6 महीने उसने इवनली कहा था, वो मैंने इग्नोर कर दी प्रोविजन निकालते हुए बाकी। ठीक है, सही है, आप समझ आइए। चलें फिर अब मेन पॉइंट जो आज का है वो ये है वारंटी का। फिर कुछ सवाल होमवर्क में दूंगा, फिर कल उनकी छेड़ाखानी करेंगे। ठीक है जी, वो फिर आपको कल कराऊंगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना 5 लाख। ये है असल में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। असल में ना आपके सवालों के अंदर ये वाला मामला बहुत ज़्यादा होना है कि कस्टमर को रिटेलर दे रहा होगा वारंटी और रिटेलर की बैक पे मौजूद होगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, तो इस तरह से कहानी होगी, रिटेलर, कस्टमर, और रिटेलर की बैक पे मौजूद है मैन्युफैक्चरर। लो जी, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ रिटेलर। अब बात किसकी हो रही है, तो आंसर मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा 1 बाय 1 सारे। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखना है जी बुक्स ऑफ रिटेलर में। तो सवाल जब आपको आएगा तो रिटेलर होगा, उसका आगे कस्टमर होगा, ये एक मसला आ सकता है इसमें। ठीक है, रिलायबल एस्टीमेट चलो आपको निकालना आगे, बड़े बड़े मुश्किल सवाल हैं इसके अंदर। ठीक है, बस ये बात पूरी कर लूँ भाई, फिर पार्ट भी शुरू कर। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है कि एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन 10 मिलियन है, जो उसने पहले ही बता दिया। इसका मतलब 10 मिलियन की प्रोविजन है, और कहता है इंडिपेंडेंट सिनेरियोज में नंबर 1 क्या है, रिटेलर प्रोवाइड करता है वारंटी टू कस्टमर। तो केस 1 क्या बना, रिटेलर लायबल फील करेगा, ये केस 1 आ गया ब्लैक से। ठीक है, तो फिर आंसर पॉइंट 1 का क्या है, प्रोविजन बुक करेगा रिटेलर अपनी किताबों में कितनी, 10 मिलियन। सवाल चुप है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने आके कोई हेल्प करनी है। तो बस ठीक है, रिटेलर ने ही वारंटी दी है, रिटेलर ही फिर उसकी प्रोविजन बुक करे, कोई मसला। केस 1 इज ओवर, इंडिपेंडेंट केस था। केस 2 कहता है मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है वारंटी टू कस्टमर। हैं मैन्युफैक्चरर, यू मीन लाइक दिस। नंबर 2 केस, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है वारंटी किसको, हाँ, यानी कि इस कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि वारंटी मैन्युफैक्चरर की तरफ से वो कार्ड आता है, आप डिब्बे में डाल के, आप तो आगे बस भेज रहे हैं। तो जब भी कोई वारंटी क्लेम करेगा तो आप मैन्युफैक्चरर की तरफ भेजते हैं। तो मैन्युफैक्चरर है वो बंदा जो लायबिलिटी, जो इसको वारंटी दे रहा है। तो लायबिलिटी उसकी बात, वो उसकी किताबों की बात हम नहीं कर रहे, फिलहाल बात कर रहे हैं हम किसकी, रिटेलर की। तो क्या रिटेलर इसके लिए लायबल फील करेगा जो 100 रुपया मैन्युफैक्चरर ने उधर, 100 ही है ना, 10, जो 10 मिलियन मैन्युफैक्चरर ने अज्यूम किया हुआ है उधर देगा, तो क्या उसके लिए हम रिटेलर बनेंगे, हम लायबल फील करें? नहीं। ठीक है, लेकिन वो कहता है अच्छा ठीक है, रिटेलर नहीं प्रोवाइड करता। इसका मतलब दूसरा केस जो है इसके अंदर 1 2 3 इस तरह से 2। ठीक है जी, तो दूसरे केस में जनाब कोई प्रोविजन बुक करने की ज़रूरत, तो प्रोविजन रिटेलर कितनी प्रोविजन बुक करे, 0। रिटेलर कितनी प्रोविजन बुक करे, रिटेलर को लेना देना ही कोई नहीं। ठीक हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो, ब्लू कर लेते हैं सिनेरियो को। तीसरा केस है रिटेलर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। अच्छा, तो रिटेलर है जो वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ये दूसरे को ना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जरा जगह बना लेते हैं जी। रिटेलर कर रहा है वारंटी प्रोवाइड किसको, कस्टमर को। ये मैंने सिचुएशन 3 शुरू कर दी है। ठीक है, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और इधर से एंटाइटल्ड, उधर को लाइबल, ये तो रीइंबर्समेंट जैसा केस बन गया। तो ये तीसरा केस जो है इसके अंदर फिर रिटेलर अपनी किताबों के अंदर, वैसे तो उसने क्या कहा हुआ है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट तो क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड, लेकिन मैं एडिशनल बात भी कर रहा हूं साथ। ठीक है, कि तीसरे केस के अंदर सवाल तो ये पूछा है अगलों ने क्या, कि
क्या प्रोविजन की अमाउंट रिकॉर्ड हो। अब रिटेलर लाइबल फील करेगा ना टुवर्ड्स कस्टमर, तो वो 10 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा, करेगा नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेगा लाइक रीइंबर्समेंट, क्योंकि सारी की सारी वारंटी कहां से रिकवरेबल है। इफ सम और ऑल अमाउंट ऑफ द प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड देन इट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इफ इट इज वर्चुअली सर्टन। तो वो तो कह रहा है, तो एग्री किया हुआ है इन्होंने। भाई को ज़रा जगाना है, जाग रहे हो ना, थोड़ा सा हिम्मत करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वरना मारे जाओगे। लास्ट, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। चलो जी, फिर नवी कहानी पे आएगी। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है वारंटी टू कस्टमर। नंबर 4, ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चरर क्या फील करेगा, लाइबल। हम मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहता है एंड रिकवर 60% फॉर, कह रहा है भाईजान आप भी ना ज़रा मेहरबानी करके, तो आप भी ज़रा जो है ना मेहरबानी करके कुछ हिस्सा दें। तो हम रिटेलर हैं, हम तो इधर को लाइबल फील करेंगे। तो इसका मतलब चौथे केस के अंदर प्रोविजन बुक करेगा रिटेलर 10 मिलियन के 60% की, यानी 6 मिलियन की। ठीक है, ये एक सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियोज जो बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है जी। ओ ठीक है, अच्छा जी। अब कुछ थेरी ना इसके बाद है वो इफ्रिक 1 की, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे, क्योंकि इफ्रिक 1 तो हमने किया हुआ है। फ़िलहाल मैं ज़रा आपको कुछ पास पेपर्स होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, ज़रा ट्राई करेंगे आप उनको। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाता भी हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हाँ हाँ वी कैन डू इट, वी आर नाइकी। ज़्यादा आगे निकल गया हूँ। तो आपने जनाब पास पेपर 3 को देखना है, ये आपका होमवर्क है। जो पार्ट ना हो छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, वो फिर पढ़ा नहीं होगा। वैसे तकरीबन सारी चीज़ें हमने पढ़ ही ली हैं। पार्ट 2 शुरू कर लें यार, यहाँ से फिर सवाल पढ़ाता हूँ, कर लें आप।